गुड इवनिंग सभी को। सेवाज क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपने कल का होमवर्क कर लिया होगा। आज हम एसएससी जीडी टारगेट बैच डे 8 में हैं। अभी हिस्ट्री में आप जानते हैं कि मिडिएवल हिस्ट्री चल रहा है, मध्यकालीन भारत हमने सल्तनत काल पढ़ लिया और कुछ छोटे छोटे राजवंश पढ़ लिए हैं। अब हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर आ रहे हैं। पहला है सूफी आंदोलन और दूसरा है भक्ति आंदोलन। असल में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों एक ही श्रृंखला के दो भाग हैं। मुस्लिम धर्म में धार्मिक सुधार और भक्ति आंदोलन को सूफी आंदोलन कहते हैं और हिंदू धर्म में धार्मिक सुधार और धार्मिक नेताओं के उभरने को भक्ति आंदोलन कहते हैं। तो सूफी आंदोलन में कुछ महत्वपूर्ण शेख हुए, जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया, हुनूज दिल्ली दूर अस्ती। इनके बारे में एक फेमस वाक्य है जिसे कहते हैं दिल्ली दूर है। उनके शिष्य हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह अजमेर में है, आप ये जानते हैं। फिर एक हुए बाबा फरीद। आ, फिर हुए शेख बिहाउद्दीन उमर सोहरावर्दी, शेख अब्दुल्ला सतारी, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी। इन सबके बारे में डिटेल में आपके बुक में दिया हुआ है, जिसको आपको देखना है। अब हम इसमें जो देखेंगे, इसमें आपका एक मुख्य काम है कि कौन कौन से संत ने किस किस सिलसिले को चालू किया। जैसे सूफी आंदोलन में बहुत सारे सिलसिले हैं, बहुत सारे सिलसिले हैं। तो आपका होमवर्क है कि आप कौन से संत किस किस सिलसिले से जुड़े हुए थे वो आप यहाँ पर नीचे निकाल कर लिखेंगे। जैसे निजामुद्दीन औलिया ने किस सिलसिले की शुरुआत की, आप जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की। इसी तरह आपको सारे दिए हुए हैं। उन्होंने किस सूफी सिलसिले की शुरुआत की, उस सिलसिले की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये पढ़ना है, नोट करना है। और आपको यहाँ पर आकर के कमेंट बॉक्स में सिलसिले का नाम, जैसे निजामुद्दीन औलिया, उन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, लिख करके उनके सिलसिले का नाम लिखना है। ये आपका होमवर्क है। अब जब हम भक्ति आंदोलन में जाते हैं तो भक्ति आंदोलन में भी कुछ कुछ संत हुए जिन्हें हम जानते हैं। पहले तो भाई भक्ति आंदोलन के मुख्य दो शाखाओं को हम जानते हैं। एक है वैष्णव शाखा और एक है शैव शाखा। आप जानते हैं कि वैष्णव संत को अलवार संत भी कहा जाता है और शैव संत को नैनाल संत भी कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। आपका एक होमवर्क है कि अलवार संतों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है, संख्या बताना है। और नैनाल संतों की संख्या कितनी थी ये बताना है। और एक होमवर्क और है, आपको टाइप करके लिखना है कि नैनाल संतों में दो प्रमुख संतों के नाम और नैनाल संतों में दो प्रमुख संतों के नाम, दोनों संत सिलसिलों में दो प्रमुख संतों के नाम लिखना है। उसके बाद कुछ और आचार्य हुए, जैसे रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, रैदास, दादू दयाल, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी, तुलसीदास, मीराबाई, शंकरदेव। इनके बारे में बुक में डिटेल में दिया हुआ है। आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि आप मान के चलिए कि भक्ति आंदोलन से एक प्रश्न या सूफी आंदोलन से एक प्रश्न आने की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें आपको ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको सिर्फ करना है रामानुजाचार्य ने किस पंथ की शुरुआत की, रामानंद ने किस पंथ की शुरुआत की, रामानंद का कबीर से क्या संबंध था, रामानंद कबीर के गुरु थे। ये सारे छोटे छोटे डिटेल आपको देखना है। जब आप दोनों सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन देख लेते हैं तो आप उसके बाद आएंगे हम मिडिएवल हिस्ट्री के एक मेन शाखा, जिसे कहते हैं मुगल साम्राज्य। आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया है, आपने विजयनगर साम्राज्य पढ़ लिया। अब हम दिल्ली सल्तनत का जब पतन हुआ, इब्राहिम लोदी अंतिम सम्राट बना, अंतिम सुल्तान बना, तो उसके बाद इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की और मुगल वंश या मुगल की नींव रखी। तो बाबर के बारे में आपको जानना है कि बाबर भारत आया था और उसका प्रथम युद्ध जो पानीपत का युद्ध था वो इब्राहिम लोदी के खिलाफ था। आप जानते हैं इब्राहिम लोदी के खिलाफ था, जिसमें बाबर की जीत हुई। बाबर ने पहली बार तुगलमा पद्धति का प्रारंभ किया, तुगलमा पद्धति का प्रारंभ किया, आपको पता है, युद्ध में।
और तोपों का भी प्रयोग किया, ये आप जानते हैं, इसी से उसकी जीत हुई। उसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर की विजय हुई। उसके बाद 1527 ईस्वी में उसका खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा के साथ। और आप जानते हैं कि बाबर को निमंत्रण भेजने में राणा सांगा की भी अहम भूमिका भी थी। इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को भारत बुलाने में राणा सांगा की अहम भूमिका थी। और 1 साल बाद बाबर का युद्ध राणा सांगा के खिलाफ हुआ। उसके जस्ट 1 साल बाद चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। उसके बाद 1 साल के बाद घाघरा का युद्ध हुआ, जो कि अफगान के खिलाफ था। तो आप यहाँ इस प्रकार ये देखते हैं कि बाबर ने हिंदुस्तान में 4 युद्ध जीते और चारों लगातार था। उसके बाद आप जानते हैं 1530 ईस्वी में बाबर का निधन हो गया, बाबर डाइड। तो इस प्रकार जब हम देखेंगे कि और इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, खानवा का युद्ध कब हुआ, चंदेरी का युद्ध कब हुआ, और घाघरा का युद्ध कब हुआ, और किसके खिलाफ हुआ। और आप ये ध्यान दीजिएगा कि चारों युद्ध में विजय बाबर की हुई, बाबर की ही विजय हुई। अब हम आज बस बाबर देखेंगे, क्योंकि ऊपर वैष्णव संत को जब हम देखेंगे और सूफी संत को देखेंगे तो हमारा डिटेल काफ़ी ज़्यादा हो गया। सो आज मुगल साम्राज्य में हम सिर्फ बाबर के बारे में डिटेल जानेंगे और बाकी जानकारी हमें कल होगी। अब आइए भारत के भूगोल में। भारत के भूगोल में आज आपका आखिरी क्लास है, उसके बाद हम बाद में रिवीजन करेंगे और कल से हम पॉलिटी शुरू करेंगे। तो आज आपको कुछ नहीं करना है, भारत की राज्य और राजधानी नोट कर लेना है, उसे 2 से 3 बार पढ़ जाना है। याद हो जाता अच्छी बात है, और अगर याद नहीं भी होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा और आप सही जवाब देंगे। और ये जरूरी नहीं है कि आता है, ये कभी कभार आ भी जाता है और कभी कभार नहीं भी आता, लेकिन आप अपने लिए प्रिकॉशन बरतेंगे और 1 बार 2 बार पढ़ लेंगे, जिससे कि अगर एक आध क्वेश्चन घूमते फिरते आ गया तो आप उसका सही जवाब दे दें। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे, उसकी राजधानी देखेंगे। आपको होमवर्क है, आप टाइप करके बताएंगे कि अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं, और पुराना याद पर मत बताइएगा, कंफर्म होकर के बताइए। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आपको संख्या बताना है। और एक चीज और देखना है, भारतीय जनजातियां। भारतीय जनजाति को आप जब जनगणना देख रहे थे, जनगणना 2011, तब देख चुके थे, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा लेटेस्ट अपडेट होकर के देखिएगा कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है। आप जानते हैं सबसे बड़ी जनजाति गौंड है, तो ये गौंड है। फिर आपको ये देखना है कि जनजातियों का सबसे ज्यादा भाग या प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती है, ये आपको देखना है। भारत की प्रमुख जनजातियां देखनी है, बस जनजातियों का नाम दिया हुआ है, बुक में कॉलम दिया हुआ है, आप जनजातियां देखेंगे, उसके बाद उसके कॉलम से कहाँ पाई जाती है ये देख लेंगे। ये याद करने का प्रयास मत कीजिएगा ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी जनजातियां बहुत क्षेत्र में आपको पढ़ जाना है 2 बार 3 बार 4 बार, तो चिंता मत कीजिए, हम दोबारा रिविजन करवा देंगे, कर जाना है। परीक्षा में आएगा तो यकीन मानिए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आप एक बात मान के चलिए कि हर चीज आपको कंठस्थ नहीं होता है। परीक्षा में जब आप ऑप्शन देखते हैं तो आपको कुछ चीजें सबकॉन्शियस माइंड से रिमाइंडर हो जाती है और आप उसका सही जवाब दे देते हैं। तो और कल से हम पॉलिटी शुरू करेंगे। करंट अफेयर्स में आज हम देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देखेंगे कि इसरो ने क्या क्या विकास किया, कैसे कैसे योजनाएं बढ़ी। आप जानते हैं कि अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, तो आप उससे संबंधित डिटेल देखेंगे, देखेंगे कि चंद्रयान कब लॉन्च हुआ, कब पहुंचा, उसकी खासियत क्या थी, ये सारे चीज आप देख लेंगे। और आप देखेंगे दूसरा, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, केंद्र केंद्र सरकार की योजना। आप जानते हैं कि कोविड आया था तो कुछ केंद्र सरकार योजनाएं चलाई थी, अभी भी केंद्र सरकार कुछ योजनाएं चलाते रहती है, जैसे उज्ज्वला योजना है या और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। आप कौन कौन सी योजना चलाई है और उस योजना का थीम क्या है ये देख लेना है, योजना से किसको लाभ मिल रहा है ये देख लेना है। और हमने देखा कि हम अप्रैल के पहले भाग तक पढ़ चुके थे, आज हम अप्रैल माह के दूसरे आधे भाग को देखेंगे, मासिक में, जो कि बीच में दिया हुआ है आपके करंट के बुक में, उसमें आप आधा भाग देखेंगे। और
आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आज हम 301 से 350 तक देखेंगे। आपको पता है हम इसके आगे 300 तक देख चुके हैं, तो 301 से 350 तक देखेंगे। आपको मैंने पहले कहा पीछे जाना है, आंसर देखना है, आगे आना है, टिक मारना है। और इन दोनों से खास बात क्या होगा ये बताते हैं। जब आप टॉपिक देख रहे हैं जैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं, राज्य सरकार द्वारा योजनाएं, नोबेल प्राइज, जो भी आप देखते हैं, तो वही चीज इसमें दिया हुआ रहता है, तो उसके द्वारा आपका ये रिवीजन हो जाता है। और जब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं तो आपका उसके बाद इससे प्रैक्टिस हो जाता है। लेकिन मैंने आपको कहा है प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको रट जाना है। तो जब आप रट जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, पर आप एक क्वेश्चन 3 बार प्रयास कर जाएंगे, याद करेंगे, और जब आपका प्रैक्टिस सेट में या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर याद आ जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। और ये बताइए कमेंट करके कि आप प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं, और कितना मार्क्स आ रहा है। तो चलिए आज इतना होमवर्क है, उम्मीद है आप कल कल कंप्लीट कर लेंगे और कल फिर आएंगे। और मैथ रीजनिंग के लिए सन्नी सर को फॉलो कीजिए और सेवा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रकार और भी बैच से संबंधित जानकारी और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।